जय हिंद साथियों। तो आज हमारी नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास है। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम के लगभग 15% बहुत ही आसान तरीके से आपको सोल्व करवाएंगे। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, भिन्न के अंश और हर का योग 8 है। मान लिया हमारी कोई भिन्न है x बटे वाई और इसके अंश और हर यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 8 दे रखा है। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई है। आगे देखते हैं, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है यानी कि अंश में भी 3 जोड़ा जाता है यानी कि x प्लस का 3 इक्वल टू वाई प्लस का 3 इस तरीके से दिया रखा है, तब क्या हो जाता है, तब भिन्न हमारी 3/4 हो जाती है यानी कि भिन्न हमारी 3/4 बन जाती है। तो हमें बताना है कि भिन्न हमारी है क्या। तो अब इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं। पहली हमारी x प्लस के y इक्वल टू 8 और दूसरी है x प्लस के 3 बटे y प्लस के 3 इक्वल टू 3/4। अब हम यहां से क्या करेंगे, ऊपर वाले में से y की वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमारी आ जाएगी 8 माइनस का x। अब इस y की वैल्यू को यहां पर रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इस प्रश्न को अब हम सोल्व करते हैं। x प्लस का 3 ऐसा कैसे लिखा रहेगा, इस वाले y की जगह हम क्या रख देंगे, 8 माइनस का x रख देंगे, प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल टू में 3/4 हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, इनकी तिरछी गुणा कर देंगे। इस वाले ऊपर वाले को हम 4 से गुणा कर देंगे और इसके हर को हम इधर से 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आगे गुणा करके देखते हैं हमारा क्या आता है। गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4x प्लस का 4 तिया 12 हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे 8 की तो हमारा आ जाएगा इक्वल टू में 8 तिया 24 आ जाएगा। x से 7 गुणा करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा और इधर हमारा 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, इतना हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, सभी x वालों को पक्षांतर करके एक साइड ले लेंगे और संख्याओं को एक साइड ले लेंगे। करेंगे इनको 4x हमारा हो जाएगा, इधर जब ये हमारा ये 3x इधर वाली साइड में आएगा इक्वल टू के, तो प्लस के साइन के साथ आएगा, हमारा हो जाएगा 3x इक्वल टू 24 प्लस का 9 माइनस का 12। ये 4x और 3x मिलकर हमारा 7x हो जाएगा इक्वल टू 24 और 9 33 हो जाएंगे, 33 माइनस का 12। आगे सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 7x बराबर, और 33 में से 10 घटाएंगे हमारा कितना बचेगा, 23 बचेगा, और 23 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 21 बचेगा। 7 से इसको काटेंगे 7 तिया 21 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3 आ गई है। तो हमारे यहां से x की वैल्यू 3 आ चुकी है। अब हम इसको ऊपर जो इक्वेशन थी y इक्वल टू 8 माइनस एक्स, ये वाली जो इक्वेशन है y इक्वल टू 8 माइनस एक्स, इसमें रख देंगे यानी कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस का 3, क्योंकि x की वैल्यू 3 आई है हमारी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई है। तो अब हमारी भिन्न क्या बन जाएगी, हमारा अंश आ गया है 3 और हमारा हर आ गया है 5, जो हमारी भिन्न बन जाएगी 3/5। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 3/5 ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है 3/5, तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यदि एक संख्या दी हुई है 1 2 3 4 और यहाँ पर a दिया हुआ और आगे दिया हुआ 6, 18 से विभाज्य है, तो हमें बताना है कि a का मान क्या होगा, यानी कि इस a की जगह पर क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए पहले हमें 18 के गुणाखंड करने होंगे। ठीक है, तो 18 के गुणाखंड क्या हो जाएंगे, 18 के गुणाखंड आएंगे 2 तिया 6 तिया 18। ठीक है, ये हमारे गुणाखंड आ जाएंगे। अब क्या देखेंगे इसमें, अगर ये वाली संख्या 2 से भी पूरी विभाजित हो जाती है और 3 से विभाजित हो जाती है, तो इसका मतलब है ये हमारी 18 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 2 से विभाजित होने का नियम क्या होता है, 2 से विभाजित होने का नियम ये होता है कि संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो इसके लास्ट में 6 है यानी कि 2 से विभाजित है। अब हमें देखना पड़ेगा ये 3 से विभाजित है या नहीं है। 3 से विभाजित का रूल क्या है, इन सभी अंकों का योग कर लेंगे। अगर इन अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो ये संख्या भी हमारी क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो योग करते हैं इनका, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, हमारा योग आ गया 16 प्लस का a। ठीक है, अब 16 तो हमारा 3 से विभाजित नहीं होगा। अब यहां पर हम a यानी कि 16 में क्या जोड़ें, यानी कि जो योग हमारा है वो 3 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो एक एक करके जोड़ लेते हैं। पहले 7 को जोड़कर देखते हैं, 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, जो कि 3 से विभाजित नहीं होगा। 9 को जोड़ेंगे, 16 और 9 हमारा 25 हो जाएगा, जो हमारा 3 से विभाजित नहीं होगा। 1 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 16 और 1 17, जो कि हमारा 3 से विभाजित नहीं होगा। अगर हम 2 को जोड़ते हैं तो हमारा 16 और 2 18 हो जाएगा, और 3 से इसको विभाजित करेंगे तो 3 संग 18 पूरा कट जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर एक ही जगह पर 2 लिख दें तो ये वाली संख्या हमारी 18 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 2।
अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 5,6 और 10 से विभाज्य न्यूनतम वर्ग संख्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 5, 6 और 10 से विभाज्य न्यूनतम वर्ग संख्या कौन सी है? भाई सीधी सीधी सी बात है, ये जो संख्या है इनको भाग करके देख लेंगे 5, 6 और 10 से। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 300 को भाग करेंगे और लास्ट में 0 है तो 5 से भी पूरी विभाजित हो जाएगी, 10 से भी विभाजित हो जाएगी और 6 से भाग करेंगे तो 6 से भी हमारी विभाजित हो जाएगी। लेकिन ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। जल्दबाजी में यहीं पर ज्यादा गलती होती है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कोई वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, ये हमारी वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। 600 भी विभाजित हो जाएगी इस तरीके से तो हमारा 600 भी आंसर नहीं होगा, कोई 600 भी कोई वर्ग संख्या नहीं है। तो हमारा आंसर आ जाएगा इस प्रश्न का 900, क्योंकि 900 30 की वर्ग है, 30 का वर्ग है। अगर 30 का वर्ग हम निकालेंगे तो 3 3 9 और 2 0 ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। अगर हम 900 को भाग करेंगे 5 से, 6 से, 10 से तो तीनों से विभाजित हो जाएगा। बस इसमें ट्रिक क्या थी, हमें देखना था कि वर्ग संख्या कौन सी है। तो 300 वर्ग नहीं है, 600 वर्ग नहीं है, 1600 वर्ग है और 900 वर्ग है, लेकिन सबसे न्यूनतम देखनी है तो 900 हमारा इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 9:11 और दे रखा है उनका महत्तम समापवर्तक 8, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करना है। तो अब ऐसा करते हैं, इन दो संख्याओं को मान लेते हैं। मान लिया हमारी पहली संख्या 9x होगी और दूसरी संख्या होगी हमारी 11x और दे क्या रखा है, मैसा दे रखा है, मैसा इक्वल टू 8 दे रखा है। अब मैसा होता क्या है, देखो दो संख्याओं का मैसा वह सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। ठीक है, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड ही इनका मैसा होगा। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो, तो इन दोनों में क्या सेम है, इन दोनों में x ही हमें ऐसा दिखाई दे रखा है जो कि सेम है और यहां पर हमारा 8 है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हमारी 8 होगी। क्योंकि अगर हम इसको लेकर चल रहे हैं ना तो इन दो संख्याओं का मैसा हमारा x आ जाता है। ठीक है, और यहां पर मैसे कितना दे रखा, 8 दे रखा है, तो x की वैल्यू सीधी सीधी कितनी आ गई, 8 आ गई। अब इससे हम पहली संख्या निकाल लेंगे। पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 9 गुणा 8 यानी कि 9 8 72 और दूसरी संख्या हमारी जाएगी 11 8 88। ठीक है, ये इतना हमारा आ गया। पहली संख्या हमारी 72 आ गई, दूसरी संख्या हमारी 88 आ गई। अब आपको एक फॉर्मूला और याद होगा, वो फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू लेस है गुणा मैस है। ठीक है, हमें मैसेज दे रखा है, पहली संख्या हमारी आ गई, दूसरी संख्या भी हमारी आ गई है, इस तरीके से हम लेस निकाल लेंगे। ठीक है, निकालते हैं 72 गुणा 88, 72 गुणा 88 इक्वल टू लेसे हमें निकालना है। ठीक है, लेसे हमें निकाल लेता है, एलसीएम लिख लेते हैं लेसे की जगह, गुणा मैसे हमारा 8 दे रखा है। अब 8 से इसको काटेंगे 88 को तो हमारा जाएगा 8 एकम 8 और 8 एकम 8, ये हमारा 11 हो जाएगा। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए हमें 72 की गुणा करनी पड़ेगी 11 के साथ, जो हमारी जाएगी 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2 लगेगा, 11 7 77, 77 और 2 हमारा 79 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा एलसीएम आया इन दोनों संख्याओं का वो कितना आया है, 792 आया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारा, किस ऑप्शन में हमारा 792 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 में हमारा 792 दिया हुआ है, तो यही हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये प्रश्न आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो आपके आने वाले यूपीटेट एग्जाम में भी इन प्रश्नों को आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो देखेंगे 72 के कितने धनात्मक गुणनखंड है, तो 72 के धनात्मक गुणनखंड पूछे गए हैं। अब धनात्मक गुणनखंड निकालने के लिए पहले 72 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, निकालते हैं गुणनखंड इसके, 72 लिख लेंगे, 72 को भाग करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, हमारा जाएगा 2 3 6 और 2 छंग 12 36 से जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 18 आ जाएगा, 2 एकम 2 और 16, 2 8 16 18 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे हमारा 2 9 में 18 आ जाएगा और 3 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, ये आ गया है। अगर हमें किसी के भी इस तरह धनात्मक गुणनखंड निकालने हो तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। उसके बाद जो इनकी घात दे रखी है ना, इनकी घात में एक एक जोड़कर आपस में गुणा कर देंगे। जैसे इसकी घात में 1 जोड़ेंगे, इस तरीके से गुणा कर देंगे, इसकी घात में 1 जोड़ेंगे और गुणा कर देंगे करेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 1 3 हो जाएगा और 4 3 कितना होता है, 12 होता है। यानी कि जो 72 के सभी धनात्मक गुणनखंड आएंगे वो आएंगे हमारे 12, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2 अंकों की एक संख्या है और दोनों अंकों का गुणनफल कितना है, 72 है। गुणनफल कितना दे रखा है, 72 दे रखा है और उनका योग 17 है, उनका योग दे रखा है 17।
यदि इकाई का स्थान जो है वो दहाई स्थान से अधिक है, यानी कि पहले स्थान पर जो संख्या लिखी हुई है वो दूसरे वाले स्थान से ज्यादा है, तो संख्या हमें बतानी है। ठीक है, तो हम ऑप्शन से ही इनको करेंगे। अब यदि इकाई का स्थान अधिक दे रखा, तो इकाई का स्थान किसमें अधिक है? इसमें अधिक नहीं है, ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। इसमें भी अधिक है, इसमें अधिक नहीं है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हमारा हो जाता है। तो हमारे पास अभी तक दो ऑप्शंस बचते हैं, 17 और 89। ठीक है, आगे वाली कंडीशंस देखते हैं। उनका योग 17 दे रखा, दोनों अंकों का योग, दोनों अंकों का योग कितना दे रखा? 17 दे रखा है। तो 17 हमारा ऑप्शन नंबर 4 का ही योग है। 8 और 9, 8 9 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो आंसर तो हमें मिल चुका है, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। और अगली कंडीशंस भी देख लेते हैं। उन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा? 72 दे रखा है। तो 8 नंबर 72, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 सभी कंडीशंस फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी हमें क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑप्शन से भी हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13 की घात 123 का इकाई का अंक पूछा गया है। तो पिछली क्लास में भी हमने नंबर सिस्टम की इस तरीके के क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए थे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको अब। और सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि घात को देखते हैं। घात को देखते हैं, घात हमारी 123 और इसको 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने पर क्या देखेंगे कि ये पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। कितना बच रहा है? अगर घात के शेष की बात करें तो 4 तिया 12, 0, हमारी घात 3 शेष बच रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखेंगे इसका इकाई का अंक। इकाई का अंक दे रखा हमारा 3, यानी कि 3 की घात 3 कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और इसको आगे जब हम सोल्व करेंगे तो हम 3 बार इस तरीके से लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 आ जाता है हमारा। तो जो हमारा इकाई का अंक है वो क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक संख्या में 2 अंक हैं जिनका योग 7 दे रखा है। दोनों अंकों का योग कितना दे रखा है? योग दे रखा है 7। यदि संख्या से 9 को घटाया जाता है, यानी कि उस संख्या में से अगर हम 9 घटा दें तो अंक उलट हो जाते हैं, यानी कि अंक पलट जाते हैं। इकाई के स्थान पर दहाई का अंक आ जाता है और दहाई के स्थान पर इकाई का अंक आ जाता है। तो हमें संख्या बतानी है हमारी क्या है। ठीक है, तो पहले पहली कंडीशन देख लेते हैं। दोनों अंकों का योग 7, इसका भी 7 है, इन दोनों का योग भी 7 है, इनका भी 7 है और इनका भी 7 है। तो योग तो हमारे सभी अंकों का 7 है। अब आगे क्या देखा? यदि संख्या से 9 घटाया जाता है। ठीक है, अगर अब हम क्या करेंगे? सभी में से 9 घटा के देख लेंगे किसके अंक पलटते हैं। अगर हम 43 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 43 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 43 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो हमारा 33 बचेगा और 34 हमारा बचेगा 34। तो हमारा पहला ही ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो रहा है, यानी कि पहले हमारा 43 था, 4 3 था, अब कितना हो रहा है? 3 4 हो रहा है 9 को घटाने के बाद। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारे इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यदि एक संख्या दे रखी है और बीच में x दिया हुआ है किसी संख्या के स्थान पर और बोला गया है कि 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो x का मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो सीधा सीधा पूछा गया कि 11 से विभाजित होने का नियम क्या होता है, उसी से हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो मैं आपको बता दूं 11 से विभाजित होने का नियम क्या होता है। सम और विषम, सम स्थान वाले और विषम स्थान वाले अंकों को अगर हम योग करें और उनको आपस में घटा दें तो हमारा जो आएगा वो अंतर 0 आएगा। ठीक है, अब कैसे करते हैं? देखो सम स्थान वाले कैसे हो गए? पहले स्थान पे जो है, तीसरे स्थान पर जो है, और 5वें स्थान पर जो है, और 7वें स्थान पर जो है, 9वें स्थान पर जो है और 11वें स्थान पर जो है, इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, और सम स्थान वालों को भी आपस में जोड़ लेंगे। 7 दूसरे स्थान वाले को, चौथे स्थान वाले को, और छठे स्थान वाले को, और हमारा 8वें स्थान वाले को, और इसके बाद हमारा 10वें स्थान वाले को। ठीक है, इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे और उनका अंतर करेंगे तो अंतर कितना आएगा? 0 आएगा। अगर 0 नहीं आएगा तो 11 से विभाजित होने वाला अंतर आ जाएगा। ठीक है, इन सभी को जोड़ लेते हैं। पहले 6 को जोड़ेंगे, 6 प्लस 8, यानी कि 1 को छोड़कर हम जोड़ लेंगे। 8 के बाद 3 को जोड़ेंगे, 3 के साथ जोड़ेंगे 9 को, और 9 के बाद 1 को जोड़ेंगे और लास्ट में हम जोड़ेंगे 5 को। तो इनका योगफल कितना आ जाता है हमारा? 6 और 8 14, 14 और 3 17, 17 और 9 26, 26 और 1 27 और 5 32 आ गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इनको जोड़ते हैं हम आगे। 7 प्लस का 4 प्लस का 2 प्लस का x और प्लस का हमारा 4 ये आ जाता है। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17 आ जाएगा, यानी कि 17 प्लस का x आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो इनका अंतर कितना आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए, तो 0 तो अंतर नहीं आएगा, 0 अंतर नहीं आएगा तो कितना आना चाहिए? अंतर ऐसा आना चाहिए जो 11 से विभाजित हो जाए, यानी कि अगर इन दोनों का अंतर 11 आ गया तो भी हमारा सही हो जाएगा।
ठीक है। तो 11 किस तरीके से आएगा, पहले 32 में से 17 को घटा लेते हैं, ठीक है। 32 में से 17 को घटाएंगे, देखते हैं कितना आता है। 32 यहाँ पे लिख लेंगे, 17 यहाँ पे लिख लेंगे, घटाएंगे इसको तो 12 हो जाएगा। 12 में 7 घटाएंगे 5 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा और 1, यानी कि 15 आ जाएगा हमारा, ठीक है। 15 आ रहा है। अब 15 में से क्या घटाना चाहिए जो कि 11 आ जाए, 15 में से हम 4 को घटाएंगे तो हमारा 11 आ जाएगा और 11 से 11 विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या भी हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि x के स्थान पर क्या आना चाहिए, हमारा 4 आना चाहिए। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं हमारा 4 दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन में हमारा दूसरे ऑप्शन में ही 4 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं आप सभी को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न सोल्व कर लेते हैं। एक व्यंजक दे रखा 7 की घात 35, 3 की घात 71 और 11 की घात 55। इसका इकाई का अंक क्या होगा यह पूछा गया है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसकी घात को फिर से 4 से भाग करेंगे। अगर 35 को हम 4 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, पूरा पूरा तो विभाजित नहीं होगा ये। देखते हैं 4 अट्ठे 32, हमारी कितनी घात शेष बच रही है, 3 घात शेष बच रही है। तो क्या करेंगे 7 की घात 3 चढ़ा देंगे इस तरीके से, गुणा 3 की घात देखते हैं कितनी शेष बचती है 4 से भाग करने के बाद, 71 है। 71 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, 3 शेष बच रही है इसकी भी, तो यहां भी 3 की घात 3 चढ़ा देंगे। और 11 की घात, देखो 11 का इकाई का अंक कितना 1 दे रखा है, ठीक है। तो अगर इकाई के अंक 1 है और घात कितनी भी दे रखी हो आपको, उसका इकाई का अंक 1 ही आएगा। तो इसको हमें कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका इकाई का अंक 1 ही आएगा। तो हम इसको सिर्फ 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब इस 7 को क्या करेंगे, 7 को अगर हम 3 बार लिखें इस तरीके से 7 गुणा 7 गुणा 7, इस 3 को भी हम 3 बार लिख लेते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, और इस 1 को लिखो या मत लिखो एक ही बात है, ठीक है। अब आगे इसको जब हम सोल्व करेंगे इनके आपस में गुणा करके देख लेते हैं। 7 के 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 49 आ जाएगा, गुणा 7 आ जाएगा, गुणा 3 की गुणा 3 से करेंगे, इस 3 से करेंगे कितना जाएगा, 3 3 9 9 3 27 ये आ जाएगा, और गुणा 1 से करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया हमारा। अब हमें सिर्फ इकाई का अंक लेना है, तो यहाँ से हम सिर्फ 9 को उठाते हैं, ठीक है, और यहाँ से सिर्फ 7 को उठाते हैं, तो हमारा हो जाएगा 9 गुणा 7 गुणा 7, यानी कि 9 सत्ते 63, ठीक है, 63 आ जाएगा। और 63 के लास्ट का अंक क्या होता है, इकाई का 3 होता है, और इस 3 की 7 के साथ गुणा करेंगे तो हमारे कितना आएगा 21 आ जाएगा, यानी कि हमारा इकाई का अंक कितना आ रहा है 1 आ रहा है, जो कि हमारे ऑप्शन में कहां दे रखा है, ऑप्शन में सी ऑप्शन दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है भिन्न दे रखी है और बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, ठीक है। तो इन भिन्नों को पहले हम इस तरीके से लिख लेते हैं, 2/3, 5/6 और 11/15 लिख लेंगे, और आगे लिख लेंगे 7/8। देखो करते किस तरीके से हैं, ऊपर वाले सब में 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है, ट्रिक है ये, ऊपर वाले 0 बढ़ा लेंगे सभी में, और इससे भाग करके देखेंगे। जब 3 से इसको 20 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 छंग 18, 2 बचेगा, फिर 3 छंग 18 हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा, यानी कि एप्रोक्स में भाग करेंगे तो 6.66 आ जाएगा, ठीक है। 6 से भाग करेंगे इस 50 को तो कितना आएगा, 6 अट्ठे 48 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 2 बचेगा और 20 हो जाएगा तो 6 तिया 18 हो जाएगा, और फिर 2 बचेगा तो 6 तिया 18, 8.33 हो जाएगा। 2 प्लेस तक हम इसको भाग कर लेंगे। 15 से इसको भाग करेंगे 110 को तो हमारा कितना आएगा, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 होता है, दशमलव लगा लेंगे, 5 बचेगा 50 हो जाएगा, और 15 तिया 45, फिर 15 तिया 45, इतना हो जाएगा, 7.33 हो जाएगा, ठीक है। 8 से इसको भाग करेंगे तो हमारा आएगा 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, तो हमारा जाएगा 8 सत्ते 56, फिर 4 बचेगा 40 हो जाएगा, हमारा जाएगा 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 ये हो जाएगा, ठीक है। भाग करने के बाद हमारा इतना आ रहा है। अब हम देख लेंगे जो हमारा बड़ा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, वही हमारी बड़ी भिन्न होगी। तो हमारे किस में आ रहा है ज्यादा, हमारा आ रहा है 8.75 सबसे बड़ा आ रहा है, जो कि हमारी भिन्न लास्ट वाली यानी कि 7/8। तो 7/8 भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सबसे बड़ा है, इनमें कौन सबसे बड़ा है ये हमें बताना है। देखो यहाँ पर 4 संख्या दी हुई है, 3 की घात 1/3 दी हुई है, 2 की घात 1/2 दी हुई है, और 1 दिया हुआ खाली, और 6 की घात 1/6 दी हुई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसका घनमूल, इसका घनमूल, इसका मतलब क्या है, इसका अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट। ये 1 खाली ऐसे ही दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है यहाँ पर 6 होगा, और यहाँ पर इस तरीके से। तो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि कौन सबसे बड़ा है, इन सभी में 1 सबसे बड़ा है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी बोझ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 13 हमारी आज की क्लास का। एक बार वाला प्रश्न दे रखा और पूछा गया है कि इसके तुल्य भिन्न कौन सी होगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप सभी के लिए, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0.423, और बार जो दे रखा है वो पीछे वाली 2 संख्याओं के ऊपर दे रखा है,
ठीक है। अब बार वाली संख्याओं को इस प्रकार से सोल्व करेंगे, देखो इसके नीचे जितनी संख्याओं के ऊपर बार दे रखा है इतने 9 नीचे लिख देंगे हम, ठीक है। जितनी संख्याओं के ऊपर बार दे रखा है उतने ही 9 नीचे लिख देंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं दे रखा है उतने इसके आगे 0 लगा देंगे। तो एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, एक संख्या के आगे इसमें एक 0 लगा दिया हमने 99 के पीछे, ठीक है। अभी बात यहां पर खत्म नहीं हुई है। अब आगे क्या करेंगे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं होता है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं होता वो इसमें से हमें घटानी होती है। 4 पर बार नहीं है तो 4 हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे हम, अब हमारा यहाँ पर दशमलव वशमलव कुछ नहीं है, अब क्या होगा 423 माइनस का 4 बटे 990 हो जाएगा, ठीक है। जब आगे इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 23 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो हमारा आएगा 419 और बटे में 990, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, जो हमारा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, उसी संख्या को अगर हम 8 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा, ठीक है। 56 से भाग दे रहे हैं तो कितना शेष बच रहा है, 29 शेष बच रहा है। अगर हम इस 56 को 8 से भाग करें, 8 सत्ते 56, तो ये 56 पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो 56 से हमने जिस संख्या को भाग दी है वो भी 8 से भाग हो जाएगी। अब शेष हमारा 29 बच रहा है, अब इस 29 को 8 से और भाग दे देंगे, भाग देते हैं 8 से 29 को, कितना जाएगा 8 तिया 24। अब शेष कितना बच रहा है, शेष हमारा 5 बच रहा है, तो 5 शेष बचेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ऐसे सवालों में जो शेष बचता है उसको हम दोबारा उस संख्या से भाग दे देते हैं और फिर जितना शेष बचता है वो हमारा आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न है। एक संख्या दी हुई है और संख्या में एक अंक के स्थान पर स्टार बनाया हुआ है और संख्या जो है ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर क्या अंक आएगा, ये आपको बताना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमने आपको इसी क्लास में करा दिया है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी इस क्वेश्चन को आराम से अपनी कॉपी पर सोल्व करें और इसका आंसर कमेंट में टाइप करके जरूर बताएं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नंबर सिस्टम की एक अलग क्लास के साथ जिसमें हम सोल्व करेंगे नंबर सिस्टम के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद। वीडियो को लाइक जरूर कर दे सभी साथी।